क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि मूसलाधार बारिश में एक कार को धक्का देने से 3 गरीब बच्चों की किस्मत बदल सकती है? बिना पैसे, बिना जान पहचान, बिना किसी स्वार्थ के, बस एक दयालु कार्य। लेकिन कुछ दिनों बाद एक अजनबी आदमी की अप्रत्याशित दस्तक ने पूरे गरीब मोहल्ले को सन्न कर दिया और फिर उनकी आंखों में आंसू आ गए। ये कहानी किसी परी कथा जैसी लगती है, लेकिन ये हकीकत है जहां अच्छाई खत्म नहीं होती बल्कि चुपचाप एक चमत्कार का बीज बोती है। अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वो आपके दिल को छू लेगा। ही बारिश शुरू हो गई थी जब विक्रम मल्होत्रा ने स्थानीय प्रशासन के साथ प्रारंभिक बैठक के बाद जिला कार्यालय छोड़ा। उनके समूह द्वारा करोड़ों रुपए का निवेश किया जाने वाला प्रोजेक्ट आनंद शिखर रिसॉर्ट अपनी शुरुआती कागजी कार्रवाई पूरी कर चुका था। अब बस उस जमीन का आखिरी सर्वेक्षण बाकी था, जो नदी के किनारे स्थित एक लंबी पट्टी थी जहां कुछ ही घर बचे थे और एक पुराना काई लगा हुआ सामुदायिक केंद्र था। विक्रम अपनी नई रेंज रोवर खुद चला रहे थे। वो ड्राइवर को साथ नहीं लाना चाहते थे। काफी वक्त हो गया था जब वो ऐसे गांव के इलाके में आए थे और कभी-कभी उन्हें शांति पसंद थी। शहर धारकों के परेशान करने वाले फोन कॉल्स और मीडिया के दबाव से दूर। गाड़ी कीचड़ भरे छोटे रास्तों से फिसल रही थी। दोनों तरफ बांस के झुंड और मछली के तालाब थे। उन्होंने शीशा नीचे किया ताकि गीली मिट्टी और जले हुए पुआल की महक उनकी महंगी गाड़ी में आ सके। सच में कितना वक्त हो गया था जब उन्होंने ऐसी खुली हवा में सांस ली थी। फैल गया। लाल मिट्टी वाला रास्ता फिसलना और दलदल जैसा हो गया। जीपीएस काम नहीं कर रहा था और फोन का सिग्नल भी आ जा रहा था। एक छोटा मोड़ आया। उन्होंने स्टीयरिंग थोड़ा तेजी से घुमाया और दाहिना पहिया सड़क के किनारे कीचड़ में धंस गया। उन्होंने हल्का सा एक्सेलरेटर दबाया, लेकिन पहिया बस घूमता रहा और कीचड़ उड़कर खिड़की पर आ गिरा। एक अजीब सी आवाज आई और घड़ी का अगला हिस्सा झुक गया। पिछला पहिया लगभग पूरी तरह धंस चुका था। विक्रम ने माथा सिकोड़ा और गाड़ी पीछे लेने की कोशिश की, लेकिन जितना जोर लगाते पहिया उतना ही नीचे तेजी से घूमता। स्क्रीन पर ट्रैक्शन एरर दिखाई दिया। उन्होंने इंजन बंद किया और दरवाजा खोला। बारिश की बौछार ने कुछ ही सेकंड में उन्हें भिगो दिया। उनके महंगे इटालियन जूते गीली मिट्टी में धंस गए। वो उस अनजान जगह पर खड़े थे जहां कोई आता जाता नहीं दिख रहा था। वो धीरे से हंसे, एक कड़वी हंसी। व्यापार की दुनिया में इतने सालों में वो कभी ऐसी बेचारी हालत में नहीं फंसे थे। उन्होंने चारों तरफ देखा, लेकिन सिर्फ खाली खेत और दूर एक छोटी सी टिन की छत वाली झोपड़ी दिखाई दी। उन्होंने अपना फोन निकाला, लेकिन सिग्नल सिर्फ एक डंडी दिखा रहा था। असिस्टेंट को लगाई गई कॉल अटक अटक कर कट गई। मैप खोला तो लोकेशन नहीं मिली। आखिरकार उन्होंने रोड साइड असिस्टेंस को कॉल किया। शोर के बीच एक महिला की आवाज आई, सर, अभी वहां भारी बारिश हो रही है। हमारे पास बहुत सी गाड़ियों की शिकायतें आई हैं। इंतजार का समय लगभग 90 मिनट है। विक्रम ने गुस्से में कहा, मैं खेत के बीच में खड़ा हूं। ये करोड़ों की गाड़ी है, कोई बैलगाड़ी नहीं। कृपया जल्दी किसी को भेजें। मैं समझती हूं सर, लेकिन मौसम की वजह से हम अपनी पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं। विक्रम ने फोन काट दिया। वो ठंड, गीलेपन और लाचारी से भरे हुए थे। जैसे ही वो गाड़ी की तरफ मुड़े, पीछे से कुछ आवाज आई, साइकिल के पहिए की पानी में चलने की आवाज। उन्होंने मुड़कर देखा तो बारिश में 3 छोटी परछाइयां दिखीं। एक लड़की जिसने हल्का हरा बड़ा सा रेनकोट पहना था, उसके पीछे 2 लड़के थे। एक पुरानी साइकिल घसीट रहा था जिस पर जंग लगी थी। दूसरा लड़का फटी हुई टोपी पहने था और लंगड़ाकर चल रहा था। तीनों बच्चे रुके और गाड़ी को देखा, फिर विक्रम को। एक अमीर आदमी, सफेद शर्ट जो अब बारिश से धब्बे वाली हो गई थी, चेहरे पर परेशानी साफ दिख रही थी। अंकल, गाड़ी फंस गई क्या? लड़की ने साफ आवाज में पूछा, बिना किसी डर के। हाँ, गाड़ी कीचड़ में फंस गई है, विक्रम ने थोड़ा हिचकिचाकर जवाब दिया। पिछला पहिया धंस गया है। ये रास्ता पिछले हफ्ते ही मिट्टी डालकर बनाया गया था। आजकल तो बाइक भी नहीं निकल पाती, बड़े लड़के ने कहा, पहिए की तरफ इशारा करते हुए। अंकल, आप मदद का इंतजार करिए, हम क्या कर सकते हैं? विक्रम ने पूछा। उन बच्चों के आत्मविश्वास पर थोड़ी हंसी आई। लड़की ने अपना रेनकोट ऊपर खींचा। उसके गीले बाल और बड़ी चमकदार आंखें दिखीं। मदद आने में देर लगेगी, हम धक्का लगा सकते हैं,
क्या आपके पास कोई चटाई या लकड़ी का तख्ता है? विक्रम हिचकिचाए, फिर डिग्गी खोलकर रबड़ की 2 मैट्स निकाली। लड़की ने तुरंत निर्देश दिया, रोहन किनारे से कुछ पत्थर ढूंढ ला। कबीर तू पहिए के नीचे कुछ लगाने के लिए ढूंढ। विक्रम चुपचाप खड़े रहे। जिंदगी में पहली बार वो किसी और को बच्चों को अपने लिए चीजें संभालते हुए देख रहे थे। वे कीचड़ में उतरे, हाथ गंदे किए, पसीना और बारिश मिल गया, लेकिन उनकी आंखें चमक रही थीं। 10 मिनट की मेहनत के बाद आन्या जोर से चिल्लाई, अंकल! हल्का बाईं तरफ काटिए और धीरे से रेस दीजिए। पहिया रुका और फिर गड्ढे से ऊपर उठा। रेंज रोवर थरथराई, आगे बढ़ी और कीचड़ से बाहर निकल गई, जैसे कोई मुसीबत से बचा हो। तीनों बच्चों ने ताली बजाई। विक्रम बाहर निकले। बच्चे भीगी बिल्ली जैसे लग रहे थे, लेकिन खुशी से मुस्कुरा रहे थे। उनके दिल में कुछ पिघल गया। उन्होंने अपना वॉलेट निकाला और 5-500 के नोट निकाले। ये लो, कुछ खा लेना, बहुत शुक्रिया। आन्या ने सर हिलाया, आवाज धीमी पर दृढ़ थी। अंकल, आप रख लीजिए, आप सही सलामत निकल गए, हम खुश हैं। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जरूरत नहीं है। यहां सब एक दूसरे की मदद करते ही हैं। विक्रम हाथ में नोट लिए सुन खड़े रह गए। आखिरकार उन्होंने गाड़ी से 3 चॉकलेट बार्स और पानी की बोतलें निकाली और बच्चों को दी। इसका कोई पैसा नहीं लगेगा। रोहन और कबीर ने खुशी से ले लिया, जैसे कोई खजाना मिल गया हो। अन्या ने चॉकलेट पकड़ी और धीरे से सर हिलाया। धन्यवाद अंकल। तीनों बच्चे अपनी साइकिल लेकर बारिश में आगे बढ़ गए। उनकी छोटी परछाइयां पानी की चादर में धुंधली हो गईं। विक्रम गाड़ी में बैठे, लेकिन तुरंत स्टार्ट नहीं की। उन्होंने रियर व्यू मिरर में देखा। शीशे पर अभी भी कीचड़ के निशान थे। उनका दिल, जो आंकड़ों और सौदों में जम गया था, कई सालों में पहली बार गर्माहट महसूस कर रहा था। उन्होंने गाड़ी घुमाई, लेकिन दिमाग में ना नक्शा था, ना प्रोजेक्ट की डेडलाइन। बस वो आवाज गूंज रही थी, यहां सब एक दूसरे की मदद करते ही हैं। और एक छोटी सी चीज जो भुलाई नहीं जा सकती थी, वो थी उन 3 बच्चों की आंखें, जो उस भारी दोपहर में किसी भी इमारत की रोशनी से ज्यादा चमक रही थी, जो उन्होंने कभी बनाई थी। बारिश अभी भी हल्की हो रही थी जब गाड़ी कीचड़ से निकलकर रोड पर आई। पहिए ऐसे आवाज कर रहे थे जैसे राहत की सांस ले रहे हों। विक्रम मल्होत्रा स्टीयरिंग पर हाथ रखे काफी देर तक बैठे रहे। नजरें रियर व्यू मिरर पर थीं। वे 3 बच्चे अब बस छोटे बिंदुओं जैसे दिख रहे थे, जो बारिश के बीच धीरे धीरे दूर हो रहे थे। उन्होंने गहरी सांस ली और गाड़ी हाईवे की तरफ मोड़ दी, लेकिन मन उन साधारण बातों से हिल गया था। वो बारिश के बीच गाड़ी चलाते हुए वापस अपने होटल पहुंचे, जो शहर के पास था। कमरे में गर्म पानी के नीचे खड़े होकर उन्होंने आंखें बंद की ताकि ठंडक दूर हो सके। लेकिन पता नहीं क्यों उन 3 बच्चों की तस्वीर दिमाग से नहीं जा रही थी। बड़ी लड़की अन्या की समझदारी, जो अपनी उम्र से बड़ी लगती थी। लंगड़ा लड़का कबीर, जो ठंड से कांप रहा था पर चॉकलेट मिलने पर मुस्कुरा रहा था। और बीच वाला रोहन, जो शांत था पर उसकी आंखों में सपने थे। अगली सुबह विक्रम वापस मुंबई लौट आए। रेंज रोवर धुल चुकी थी। शहर की भीड़ भाड़ और शोर ने उस शांति को निगलने की कोशिश की जो उन्होंने कल महसूस की थी। 20वीं मंजिल के ऑफिस में पहुंचते ही मीटिंग्स का सिलसिला शुरू हो गया। सीईओ विक्रम मल्होत्रा, जो हमेशा सख्त फैसले लेते थे, जज्बात को आंकड़ों के बीच नहीं आने देते थे। उस शाम उन्हें डेप्यूटी मैनेजर अमित वर्मा से रिपोर्ट मिली। आनंदपुर इलाके का पूरा नक्शा ड्रोन से लिया गया था। अमित ने कहा, सर देखिए, उत्तर की तरफ खेत है जहां हमने लगभग सभी से बात कर ली है। दक्षिण में नहर के पास खाली जमीन है जो बस्ती के पास है, लेकिन हमें वो पूरी पट्टी खाली करानी होगी जिसमें वो आनंदपुर बाल समुदाय केंद्र भी शामिल है। अमित ने नक्शे पर उंगली रखते हुए, कहां सामुदाय केंद्र? विक्रम ने माथा सिकोड़ा। बस एक 4 दीवारी और टिन की छत है, पुराना और चरचर। बच्चे वहां खेलते हैं, कोई सरकारी परमिशन नहीं है, बस जगह घेरे हुए और देखने में भी भद्दा है। हम उसे हटा देंगे तो रास्ता साफ हो जाएगा। विक्रम चुप रहे। उनके दिमाग में उन 3 बच्चों की तस्वीर फिर से घूम गई। वो टिन का घर जो उन्होंने कल दूर से देखा था,
क्या वही वो केंद्र था? और अगर अमित सही कह रहा है तो वही जगह उन बच्चों का ठिकाना थी। क्या लोगों की तरफ से कोई विरोध है? उन्होंने पूछा। अमित हंसा। वहां सब मजदूर हैं, ज्यादातर कब्जा करके बैठे हैं। कानून के हिसाब से मुआवजा देंगे तो वो चले जाएंगे। आप चिंता ना करें, मैंने फाइल भेज दी है। बस अगले हफ्ते बोर्ड मीटिंग का इंतजार है। अगर आप साइन कर देंगे तो सब तेजी से होगा। विक्रम ने फाइल पलट कर देखी। चमकदार तस्वीरें, स्विमिंग पूल, नहर के किनारे विला और मुनाफे के आंकड़े जो 28% हाइलाइटेड थे। एक सपनों का निवेश। शेयरधारक इंतजार कर रहे थे, लेकिन उनके दिमाग के किसी कोने में आन्या की आवाज गूंज रही थी। अंकल, आप रख लीजिए, आप सही सलामत हैं, यही हमारे लिए खुशी है। उस रात वो अपने आलीशान बंगले नहीं गए, बल्कि अपने पुराने अपार्टमेंट गए, जहां वो जवानी में रहते थे। वहां शांति थी। उन्होंने लैपटॉप खोला और आनंदपुर गांव के बारे में सर्च किया। ज्यादा कुछ नहीं मिला, बस 3 साल पुराना एक आर्टिकल उस सामुदायिक केंद्र के बारे में था जो रिटायर्ड टीचर्स और कुछ माता पिता के सहयोग से चल रहा था। वो एक तस्वीर पर रुके। नीली दीवार वाला पुराना घर, लेकिन अंदर बच्चे रंग भर रहे थे, पढ़ रहे थे, पुराने वाद्य यंत्र बजा रहे थे। तस्वीर में एक घुंघराले बालों वाला बच्चा शांत बैठा एक छोटी गिटार पकड़े हुए था। चेहरा जाना पहचाना लगा। वो रोहन था। गलती नहीं हो सकती। विक्रम कुर्सी पर पीछे झुक गए। दिमाग घूम रहा था। इतने सालों में उन्होंने कई प्रोजेक्ट बनाए, हर प्रोजेक्ट करोड़ों का। लेकिन क्या कभी उन्होंने रुककर सोचा कि वो जगह लोगों के लिए क्या मायने रखती थी? क्या वो जमीन सिर्फ संपत्ति थी या यादें, बचपन का एक हिस्सा? अगली सुबह वो बोर्डरूम में गए। अमित वर्मा और सिंगापुर के 2 निवेशक बैठे थे। प्रोजेक्ट फाइल उनके सामने रखी थी। आज हम साइन कर लेंगे, अगले हफ्ते काम शुरू, अमित ने पेन पकड़ते हुए कहा। विक्रम ने फाइल देखी, फिर खिड़की की तरफ मुड़ा। बाहर धूप थी, लेकिन उनके अंदर बादल छाए थे। रुको, उन्होंने कहा, आवाज धीमी पर मजबूत। क्या? अमित ने पूछा। मैं साइट प्लान दोबारा देखना चाहता हूं, खासकर वो सामुदायिक केंद्र वाला हिस्सा। लेकिन सर, वो हिस्सा हटाना जरूरी है रास्ता चौड़ा करने के लिए। मैं जानता हूं, अमित बोलने लगा। विक्रम ने बात काटी। मैं जानता हूं, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि हर जगह को इतनी आसानी से मिटाया नहीं जा सकता। कमरे में सन्नाटा छा गया। अमित ने निवेशकों को देखा, फिर विक्रम को। वो आदमी जिसे वो फैसला लेने वाली मशीन समझते थे, आज उनकी आंखों में हिचकिचाहट थी, और कहीं गहराई में एक बदलाव शुरू हो रहा था। एक ऐसी चीज जिसे कोई ग्राफ नहीं माप सकता, कोई मुनाफा परिभाषित नहीं कर सकता। उस दिन कीचड़ में फंसना शायद एक छोटी दुर्घटना थी, लेकिन विक्रम के उनके लिए ये दशकों में पहला झटका था, जिसने उनकी जिंदगी को हिला दिया था। पहली बार उन्होंने महसूस किया कि उन्हें रुकने की जरूरत है, गणना करने के लिए नहीं, बल्कि सुनने के लिए। और सुनना कभी कभी बारिश में 3 बच्चों की हंसी को याद करने से शुरू होता है। उन छोटे हाथों ने उनकी कार को कीचड़ से बाहर निकाला, और एक नजर जो कह रही थी, हमें भूलना मत। सोमवार की सुबह मुंबई की धूप 20वीं मंजिल के ऑफिस की बड़ी खिड़कियों से छनकर चमकदार कांच की मेज पर गिर रही थी। विक्रम मल्होत्रा अपनी लेदर की कुर्सी पर सीधे बैठे थे। उनके सामने प्रोजेक्ट फाइल्स का एक ढेर था, जो कंपनी के लोगों वाले काले फोल्डर में करीने से रखा था। सब कुछ हमेशा की तरह समय पर और विस्तार से तैयार था। मेज पर रखी कॉफी अभी भी गर्म थी, लेकिन उन्होंने घूंट भी नहीं पिया था। उनकी आंखें पहले पन्ने पर छपे मोटे अक्षरों पर टिकी थीं। आनंद शिखर रिजॉर्ट मास्टर प्लान चरण 1। ड्राइंग पर हर शब्द, हर रेखा सामान्य से अधिक उभर कर आ रही थी। सुबह की रोशनी में वो जानकारी अब सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं लग रही थी, बल्कि उन घरों, खेल के मैदानों, यादों और उन छोटे चेहरों की मिटती हुई रूपरेखा थी, जो पश्चिमी घाट की उस बारिश वाली शाम को उनके सामने आए थे। दरवाजा खुला। क्या मैं अंदर आ सकता हूं, विक्रम सर? अमित वर्मा की जानी पहचानी आवाज,
एक महत्वाकांक्षी और निर्णायक डेप्यूटी वो आत्मविश्वास के साथ अंदर आया, हाथ में लैपटॉप और पानी की बोतल। कॉफी? विक्रम ने पूछा, दस्तावेजों से नजर हटाए बिना। मैंने पी ली है। कल रात लगभग सुबह तक जागकर वित्तीय आंकड़ों की जांच की। कल सुबह की निवेशक बैठक की तैयारी के लिए सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। अमित ने मेज पर लैपटॉप रखा, चालू किया और उत्साहित होकर बोला, क्या आपने इसे देखा? सच कहूं तो सर, ये साल का सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट है। निवेश केवल 900 करोड़ है, लेकिन 2 साल में रिटर्न 30% तक जा सकता है। और मीडिया के लिए हमने अगले हफ्ते की शुरुआत में बिजनेस पत्रिका में एक एक्सक्लूसिव आर्टिकल की व्यवस्था की है। विक्रम ने सिर हिलाया, उंगली से अगला पन्ना पलटा। तुम इस क्षेत्र पर ज्यादा देर तक रुके। उन्होंने नक्शे के किनारे लाल घेरे वाले हिस्से की ओर इशारा किया, जहां एक छोटा नोट लिखा था, आनंदपुर बाल सामुदायिक केंद्र, क्षेत्रफल 320 वर्ग मीटर, श्रेणी 4, संरचना संरक्षण सूची में नहीं। ओह, वो पुराना घर, उसे तो हटाना ही होगा सर। वो रिजॉर्ट के प्रवेश द्वार से आने वाली मुख्य आंतरिक सड़क को रोक रहा है। अगर उसे रखा गया तो कंटेनर ट्रक अंदर नहीं आ पाएंगे, पूरा सिस्टम जाम हो जाएगा। वो इमारत भी बहुत जर्जर हालत में है। क्या कोई विरोध कर रहा है? उन्होंने फिर से उसी लहजे में पूछा। जी, मैंने सुना है कि कुछ स्थानीय लोग और वहां के पुराने शिक्षक थोड़ा विरोध कर रहे हैं, लेकिन कोई बड़ी समस्या नहीं है। पंचायत भी उस जगह को हटाने के लिए सहमत है। वहां सब अनाधिकृत निर्माण है, हम नियम के अनुसार मुआवजा देंगे और काम हो जाएगा। विक्रम ने दस्तावेज नीचे रखा। काफी देर तक चुप रहे। उनकी आंखें खिड़की से बाहर देख रही थीं। नीचे गाड़ियों का सैलाब लगातार बह रहा था। सड़क के उस पार एक लड़की छोटी साइकिल पर पतला रेनकोट पहने सुबह की बारिश के बीच चौराहे को पार करने की जल्दी में थी। वहां कुछ बच्चे आते हैं, मैं पिछले हफ्ते उनसे मिला था। मेरा मतलब है प्रोजेक्ट एरिया के बच्चे। हाँ, बच्चे अक्सर वहां जमा होते हैं। मैंने सुना है कि वहां कोई धर्मार्थ कक्षा वगैरह चलती है, लेकिन हम सिर्फ कुछ बच्चों के लिए वो पुराना घर नहीं रख सकते। विक्रम मुड़कर अमित को देखने लगे। उनकी आंखें, जो आमतौर पर तेज होती थीं, अब गहरी लग रही थीं, जैसे किसी और दुनिया से वापस आई हों। अमित, तुम कहां बड़े हुए हो? इस सवाल ने अमित को कुछ सेकंड के लिए चौंका दिया। वो थोड़ा हैरान था। जी, मैं पुणे में नई कॉलोनी में। परिवार ठीक ठाक था, तो हम ज्यादातर इंटरनेशनल स्कूल के स्पोर्ट्स ग्राउंड में खेलते थे। मैं एक छोटे से गांव में बड़ा हुआ, टिन की छत वाले घर में। घर के सामने का कच्चा आंगन वो जगह थी जहां हम बच्चे लुका छिपी खेलते थे, पतंग उड़ाते थे, किताबें पढ़ते थे। जब भी बारिश होती थी, मेरी मां टपकती छत के नीचे बर्तन रख देती थी। लेकिन वो जगह मेरी सबसे जीवंत याद है। अमित ने शिष्टाचारवश मुस्कान दी। मैं आपकी भावनाओं को समझता हूं सर, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। जमीन सिर्फ रहने की जगह नहीं है, ये लाभ कमाने वाली संपत्ति है। मैं जानता हूं, विक्रम ने बात काटी, लेकिन अगर बच्चे के पास जीने के लिए सही जगह ना हो तो लाभ वाली संपत्ति पर गर्व करने जैसा क्या बचता है? मीटिंग रूम में फिर सन्नाटा छा गया। तभी असिस्टेंट ने दरवाजा खटखटाया। अंदर आया और मेज पर एक क्रीम रंग का लिफाफा रख दिया। विक्रम सर, ये राज्य के सांस्कृतिक विभाग से निमंत्रण है, ग्रामीण बच्चों के लिए एक चैरिटी गाला में शामिल होने के लिए, जिसमें आनंदपुर के बच्चों का ग्रुप भी परफॉर्म कर रहा है। उन्होंने लिफाफा उठाया और हल्का सा मुस्कुराए। गाला? जी, उन्होंने कॉर्पोरेट्स को आमंत्रित किया है ताकि वे योगदान दें और दीर्घकालिक प्रायोजन पर हस्ताक्षर करें, शुक्रवार रात को टाउन हॉल में। अमित हंस पड़ा। अरे, जिस जगह को हम रिजॉर्ट बनाने के लिए हटाने वाले हैं, वहीं हमें गाला में बुला रहे हैं? क्या ये कोई मजाक है? विक्रम ने लिफाफे को देखा। कुछ नहीं बोले, लेकिन उनकी आंखों में कुछ चमक थी। एक विचार जो अचानक आया और फिर चुपचाप अंदर दफन हो गया। अगले कुछ दिनों के मेरे शेड्यूल को बदल दो। शुक्रवार को कुछ मत रखना, मैं जाना चाहता हूं। अमित हैरान था। सच में? हो सकता है काफी समय हो गया है जब मैं बच्चों के लिए किसी इवेंट में गया हूं। अमित ने जबरदस्ती हंसते हुए कुछ नहीं कहा, लेकिन विक्रम ने अब उन पर ध्यान नहीं दिया। वो फिर से मास्टर प्लान के नक्शे को देख रहे थे। लाल घेरे वाला हिस्सा जैसे चमक रहा था,
आनंदपुर बाल सामुदायिक केंद्र नाम छोटे अक्षरों में लिखा था, लेकिन उनके दिमाग में ये बड़ा हो रहा था, जैसे बारिश के बाद मिट्टी से अभी अभी अंकुरित हुआ कोई बीज। और वो जानते थे कि इस पल से इस प्लान को अब पुराने तरीके से नहीं देखा जा सकता। कुछ बदलना शुरू हो गया था, प्रोजेक्ट में नहीं, बल्कि उस इंसान के अंदर जिसने इसे बनाया था। शुक्रवार की शाम ताज होटल का मुख्य हॉल रोशनी से जगमगा रहा था। महंगी सूट और शानदार गाउन पहने लोग घूम रहे थे। ऊंची एड़ी के जूतों की आवाज संगमरमर फर्श पर गूंज रही थी। साथ ही एक बैंड हल्का संगीत बजा रहा था। ग्रामीण बच्चों के लिए आयोजित ये गाला बहुत भव्य था, जिसमें सैकड़ों व्यवसायी, सामाजिक संगठनों के नेता, प्रायोजक और राज्य के प्रतिनिधि मौजूद थे। विक्रम मल्होत्रा अंदर आए। उनका अंदाज शांत लेकिन हमेशा की तरह प्रभावशाली था। उन्होंने गहरा नीला सूट पहना था, बिना टाई के। वो उस आत्मविश्वास के साथ चल रहे थे जो सैकड़ों ऐसे आयोजनों में जाने से आता है। उनका भाषण देने का कोई इरादा नहीं था, ना ही वे असिस्टेंट को लाए थे। वो सिर्फ देखना चाहते थे। रिसेप्शनिस्ट ने झुककर उनका स्वागत किया जब उन्होंने कार्ड दिखाया और उन्हें वीआईपी टेबल की ओर ले गई। ऊपर झूमर से पीली रोशनी सफेद मेजपोश वाली टेबल पर गिर रही थी। क्रिस्टल के गिलास करीने से रखे थे। लिली के फूलों की महक आ रही थी। अभी वो बैठे भी नहीं थे कि उन्हें पीछे से एक जानी पहचानी बच्चे की आवाज सुनाई दी। विक्रम अंकल! वो मुड़े। 3 बच्चे वहां खड़े थे। आन्या ने एक साधारण सफेद फ्रॉक पहनी थी। हाथ में पर्चों का एक बंडल था। रोहन उसके पीछे खड़ा था। हाथ में रंगों का डिब्बा और ड्राइंग बोर्ड था। कबीर सबसे छोटा, नीली शर्ट पहने, बाल सवारे हुए, उन्हें पहचानकर आश्चर्य से आंखें फाड़े देख रहा था। कुछ सेकंड तक कोई कुछ नहीं बोला। शानदार रोशनी और संगीत के बीच हवा जैसे थम गई थी। तुम लोग? विक्रम हैरान और थोड़े असहज थे। जी, मैंने गेस्ट लिस्ट में आपका नाम देखा था, आन्या ने कहा, फिर हाथ बढ़ाकर एक पर्चा दिया। हम अपनी टीचर के साथ सामुदायिक केंद्र को बचाने के लिए चंदा इकट्ठा कर रही हैं। विक्रम ने पर्चा लिया। उस पर आनंदपुर सामुदायिक केंद्र की तस्वीर और बड़े अक्षरों में लिखा था, हमें पढ़ने, खेलने और सुरक्षित बड़े होने के लिए एक जगह चाहिए। पर्चे के नीचे एक क्यूआर कोड था जो प्रकाश फाउंडेशन से जुड़ा था, जो उस क्षेत्र के नवीनीकरण के लिए दान मांग रहा था। रोहन ने कुछ नहीं कहा, बस एक छोटा हाथ से बना कार्ड आगे बढ़ाया। विक्रम ने झुककर उसे लिया और खोला। अंदर एक टेढ़ी मेढ़ी ड्राइंग थी, जिसमें एक बड़ी कार कीचड़ भरी सड़क पर फंसी थी। पीछे 3 बच्चे धक्का दे रहे थे। आसमान में एक सूरज मुस्कुरा रहा था। नीचे लिखा था, उस दिन हमें छोड़कर ना जाने के लिए धन्यवाद अंकल। विक्रम का सीना अचानक भर आया। उन्होंने तीनों बच्चों को देखा और धीरे से पूछा, तुम लोग किसके साथ आए हो? आन्या ने मुड़कर हॉल के कोने की ओर इशारा किया, जहां एक बुजुर्ग महिला बैठी थी, छड़ी के सहारे। उन्होंने नेम प्लेट पहनी थी, सुनीता देवी, रिटायर्ड टीचर। आनंदपुर स्वयंसेवक समूह की प्रमुख सुनीता मैम हमें सालों से पढ़ा रही हैं। वहीं हमें मुंबई लेकर आईं। हम उनकी मदद कर रहे हैं पर्चे बांटने में। विक्रम ने सिर हिलाया। आन्या ने हल्की मुस्कान दी और अपने दोनों भाइयों को लेकर आगे बढ़ गई। लेकिन मुड़ते समय उसने पीछे मुड़कर धीरे से कहा, हमने सोचा नहीं था कि आप यहां मिलेंगे, लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई। विक्रम कुछ नहीं बोले, बस हल्का सा सिर हिलाया और उन तीनों बच्चों को कुर्सियों के बीच से गुजरते हुए मेहमानों को उम्मीद भरी नजरों से पर्चे देते हुए देखते रहे। उन बच्चों में से कोई नहीं जानता था कि जिस आदमी को वे पर्चा दे रहे थे, वही उस जगह की किस्मत का फैसला करने वाला था, जिसे वे अपना घर कहते थे। वो वापस मेज पर मुड़े, लेकिन अब मन शांत नहीं था। शेरों, बाजार और निवेश के बारे में चल रही बातें और हंसी अब फीकी लग रही थी। उनका दिल जैसे किसी ने सच्चाई और मासूमियत से झकझोर दिया हो। विक्रम सर, एक हाथ ने उनके कंधे को थपथपाया। अमित वर्मा हमेशा की तरह बन ठनकर आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ। उम्मीद नहीं थी कि आप यहां मिलेंगे। मुझे लगा आप सिर्फ टेक और रियल एस्टेट के गाला में जाते हैं। थोड़ा बदलाव भी जरूरी है, विक्रम ने धीरे से जवाब दिया। अमित ने इधर उधर देखा, आवाज धीमी की, उन 3 बच्चों को देखा।
प्यारे लग रहे हैं, लेकिन जज्बात को दिमाग पर हावी मत होना देना। पूरा आनंदपुर सोने की खदान है, बस उस जगह को साफ कर दें तो प्रोजेक्ट रॉकेट की तरह उड़ेगा। हम कुछ उदास आंखों की वजह से रुक नहीं सकते। मैं उदास आंखों के आधार पर फैसला नहीं करता, विक्रम ने जवाब दिया। लेकिन मैं उन चीजों पर विचार कर रहा हूं जो नक्शे में नहीं दिखती। अमित थोड़ा रुका, लेकिन फिर भी सावधानी से मुस्कुराया। अगर भावनाओं को जगह दी तो निवेशकों का भरोसा टूट जाएगा। आप अगर डगमगाए तो शेयर गिर जाएंगे। विक्रम ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उस कोने की ओर देखते रहे जहां आन्या मोतियों का हार पहनी महिला को पर्चा दे रही थी। उसकी आंखें सच्ची थीं। तभी मंच पर एंकर ने घोषणा की, अब आनंदपुर महाराष्ट्र के बाल समूह द्वारा एक समूह गान प्रस्तुत किया जाएगा, दाताओं के लिए एक तोहफा। पूरा हॉल शांत हो गया जब संगीत शुरू हुआ। बच्चों की साफ आवाजें, जो कमजोर नहीं थीं, उस बड़े कमरे की भव्यता के बीच गूंज उठीं। जब गाना खत्म हुआ तो किसी ने तुरंत ताली नहीं बजाई। लोग जैसे भावनाओं में बह गए थे। फिर पहली ताली बजी। एक व्यक्ति, फिर दो, फिर पूरा हॉल। विक्रम सुन बैठे रहे। उनका दिल जैसे मुट्ठी में भीग गया हो। उस रात होटल से निकलने के बाद उन्होंने ड्राइवर को नहीं बुलाया। वो खुद पैदल मरीन ड्राइव के किनारे चलने लगे। समुद्र से आती हवा ठंडी थी। वो एक छोटे से स्टॉल पर रुके और वड़ा पाव ऑर्डर किया। गर्म वड़ा और तीखी चटनी के स्वाद ने उन्हें 12 साल की उम्र की याद दिला दी। वो समय जब सबसे अच्छा नाश्ता सादा पाव और चाय होता था। वो अन्या के बारे में, उस टेढ़ी मेढ़ी ड्राइंग के बारे में, कबीर की आंखों के बारे में और रोहन के शांत अंदाज के बारे में सोच रहे थे। और उन्होंने खुद से पूछा, अगर वे बच्चे उस जगह से गायब हो गए, अगर वो सामुदायिक केंद्र तोड़कर स्विमिंग पूल और विला बना दिए गए, तो अगली पेंटिंग कौन बनाएगा? उन बच्चों की यादें कौन संजोएगा? और क्या वो वास्तव में कुछ यादगार बना रहे हैं या बस कुछ ऐसा तोड़ रहे हैं जो पहले से ही सुंदर था? कई सालों में पहली बार विक्रम मल्होत्रा को लगा कि उनके पास कोई स्पष्ट जवाब नहीं था। केवल एक चीज जो वो निश्चित रूप से जानते थे कि कल सुबह वो वापस आनंदपुर जाएंगे। प्रोजेक्ट के लिए नहीं, बल्कि उस धन्यवाद के लिए जो बारिश में मोम की रंगों से लिखा गया था। सुबह अभी पूरी तरह हुई भी नहीं थी। सूरज की किरणें क्षितिज पर बस झलक रही थी जब एक सिल्वर रंग की पिकअप ट्रक हाईवे छोड़कर उस संकरे कच्चे रास्ते पर मुड़ गई जो आनंदपुर गांव की ओर जाता था। विक्रम मल्होत्रा अगली सीट पर बैठे थे। गाड़ी में सन्नाटा था। बस बजरी वाली सड़क पर पहियों के रगड़ने की आवाज आ रही थी। ड्राइवर प्रोजेक्ट सर्वे टीम का एक युवा लड़का बार बार रियर व्यू मिरर में देख रहा था और कभी कभी चोरी छिपे विक्रम की ओर भी देख लेता था। शायद इसलिए क्योंकि उसने शायद ही कभी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर को छुट्टी के दिन खुद कंस्ट्रक्शन साइट पर लौटते देखा हो। वो भी एक आम आदमी की तरह साधारण कपड़ों में। गांव का रास्ता वैसा ही था, बस आज बारिश नहीं हो रही थी। सुबह की धूप नारियल के पेड़ों से छन कर लहराई थी और दोनों ओर हरे धान के खेतों पर एक सुनहरी परत चढ़ा रही थी। हवा में पुआल की खुशबू और खेतों की गीली मिट्टी की महक थी। सड़क किनारे एक भैंस आलस में घास चबा रही थी। गाड़ी की आवाज सुनकर उसने सिर उठाया। उसकी आंखों में वही बेफिक्री थी, जैसे उसे दुनिया की कोई परवाह ना हो। सर, हम पहुंच गए, ड्राइवर ने कहा और गाड़ी उसी खाली मैदान के पास रोक दी जहां कुछ दिन पहले विक्रम की कार कीचड़ में फंस गई थी। आनंदपुर बाल सामुदायिक केंद्र उनके ठीक सामने था। टिन की छत का रंग फीका पड़ चुका था। नीली दीवारों पर काई और सीलन के धब्बे थे, लेकिन आज वो जगह उम्मीद से ज्यादा गुलजार थी। घर के बगल में एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बच्चे लंबी कतार में बैठे थे। एक टीचर उन्हें ड्राइंग करना सिखा रही थी, जबकि कुछ बड़े लोग आंगन साफ कर रहे थे और बल्ब बदल रहे थे। माहौल ऐसा था जैसे किसी त्योहार या बड़े आयोजन से पहले की सफाई चल रही हो। विक्रम चुपचाप खड़े होकर देख रहे थे। तभी खिड़की पर आने की छोटी सी आकृति दिखाई दी। वो एक लकड़ी का बोर्ड टांग रही थी जिस पर लिखा था आनंदपुर बाल सामुदायिक केंद्र,
जहां सपनों की शुरुआत होती है। विक्रम ने गाड़ी से उतरकर अभी कुछ ही कदम बढ़ाए थे कि पीछे से एक आवाज आई, विक्रम अंकल। वो मुड़े। आन्या दौड़ती हुई आई। उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। उसके पीछे कबीर था, जिसके हाथ और मुंह पर कुछ लगा हुआ था, और रोहन अपनी ड्राइंग बुक सीने से लगाए खड़ा था। आप यहां वापस क्यों आए? आन्या ने थोड़ा संकोच करते हुए पूछा। क्या आप प्रोजेक्ट चेक करने आए हैं? नहीं, विक्रम ने अपनी आवाज को जितना हो सके उतना नरम रखते हुए जवाब दिया। मैं तुम लोगों से और इस सामुदायिक केंद्र से मिलने आया हूं। कबीर अपनी बहन की तरह संकोची नहीं था। वो खिलखिलाकर हंसा। अंकल, क्या आपको हमारी याद आई या आपको भूख लगी है? आज हमने भंडारे वाला खाना बनाया है, बहुत टेस्टी है। रोहन ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से सिर हिलाया और अपनी एक नई ड्राइंग दिखाई। उसमें सामुदायिक केंद्र रोशनी से जगमगा रहा था। चारों ओर छोटे बच्चे किताबें पढ़ रहे थे और अक्षर सीख रहे थे। एक कोने में एक आदमी शर्ट पहने प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठकर बच्चों को देख रहा था। चेहरा बहुत साफ नहीं बना था, लेकिन विक्रम ने तुरंत पहचान लिया कि वो खुद थे। रोहन, तुम बहुत अच्छा बनाते हो, विक्रम ने कहा और बच्चे के सिर पर हाथ फेरा। सुनीता मैम ने कहा कि आज सफाई करनी है क्योंकि सर्वे वाले आने वाले हैं। अन्या ने बताया, हमें डर है कि घर तोड़ दिया जाएगा, इसलिए हम इसे जितना हो सके साफ सुथरा रखने की कोशिश कर रहे हैं। शहर से कुछ वॉलंटियर अंकल आंटी ने पुराने खिलौने भी भेजे हैं। विक्रम ने सिर हिलाया। उनकी आंखों में भावनाएं उमड़ रही थीं। क्या मैं सुनीता जी से मिल सकता हूं? उन्होंने पूछा। अन्या उन्हें सामुदायिक केंद्र के पिछले कमरे में ली गई। सुनीता देवी, वो बुजुर्ग शिक्षिका, जमीन पर बैठकर पुराने हो चुकी प्रशंसा पत्रों को टीप से चिपका रही थी। उनकी आंखें कमजोर थीं, इसलिए वो धीरे धीरे हर शब्द पढ़ते हुए काम कर रही थीं। नमस्ते मैम, विक्रम ने आवाज दी। वो बुजुर्ग महिला सिर उठाकर देखने लगी, एक पल के लिए रुकी और फिर मुस्कुरा दी। आप वही हैं ना जिनके बारे में बच्चे हफ्तों से बातें कर रहे हैं? मुझे माफ कीजिएगा कि मैं बिना बताए आ गया, लेकिन मैं सच में आपसे मिलना चाहता था, विक्रम ने सामने वाली कुर्सी पर बैठते हुए कहा। उनकी आवाज में सच्चाई थी। कोई बात नहीं बेटा, इस घर में कोई कीमती चीज नहीं है, बस लोगों का दिल सच्चा है। बच्चे आपको बहुत कम पसंद करते हैं, सुनीता जी ने कहा और फिर एक पतली सी फाइल उनकी ओर बढ़ा दी। ये वो कागजात और अर्जी हैं जो हमने प्रशासन को भेजी हैं ताकि इस केंद्र को बचाया जा सके। बहुत कम लोग हैं जिन्हें उम्मीद है कि इसका कोई नतीजा निकलेगा। विक्रम ने फाइल खोली और हर लाइन पढ़ी। हाथ से लिखी अर्जियां, बॉल पेन से किए गए टेढ़े मेढ़े हस्ताक्षर, लेकिन उनमें दृढ़ संकल्प साफ दिख रहा था। कुछ पन्नों पर पानी के धब्बे थे, शायद बारिश के या शायद आंसुओं के। सुनीता जी, अगर इस जगह को बचाना हो तो आपको सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है? विक्रम ने पूछा। बुजुर्ग शिक्षिका ने उन्हें काफी देर तक देखा। सबसे ज्यादा जरूरत वक्त की है। वक्त ताकि इस टपकती छत को ठीक किया जा सके। वक्त ताकि इन छोटे बच्चों को विश्वास हो सके कि कोई उनकी बात सुन रहा है। और अगर हो सके तो किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो तोड़ने से पहले पुरानी चीजों की कीमत समझ सके। विक्रम ने धीरे से सिर हिलाया। कमरे की हवा जैसे थम गई थी। बस टेबल फैन की खड़खड़ और दूर से आती पक्षियों की आवाज सुनाई दे रही थी। मैं जो कर सकता हूं करूंगा। मैं कोई बड़ा वादा नहीं करता, लेकिन कम से कम इस जगह को सिर्फ एक बेजान नक्शे की वजह से गायब नहीं होने दूंगा। उस दिन विक्रम लगभग पूरा दिन वहीं रहो। वे बच्चों के साथ जमीन पर बैठे, उनके साथ ड्राइंग की और दाल चावल का सादा लेकिन स्वादिष्ट खाना खाया। उन्होंने कबीर से आम तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ते वक्त गिरने की मजेदार कहानी सुनी। रोहन की धीमी आवाज में आर्किटेक्ट बनकर इस घर को सुंदर बनाने का सपना सुना और अनन्या से कविताएं सुनी। वो कविताएं जो उसने पुरानी लाइब्रेरी की किताबों से सीखी थीं, लेकिन जिनमें इस छोटे से गांव के आसमान से भी बड़े सपने छिपे थे। शाम ढलने से पहले जब वे जाने लगे तो सामुदायिक केंद्र के आंगन में रुके और एक आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। डूबते सूरज की रोशनी ने पूरे आसमान को नारंगी कर दिया था और बादलों के टुकड़े सुनहरी रिबन जैसे लग रहे थे।
उनके पीछे बच्चों के खेलने और हंसने की आवाजें गूंज रही थीं। विक्रम जानते थे कि अब वो पुराने इंसान नहीं रहे और आनंदपुर, जो उनके लिए सिर्फ एक प्रोजेक्ट साइट थी, अब उनके करियर के सबसे कठिन फैसले की शुरुआत बन चुकी थी। लेकिन वो तैयार थे। मुंबई की धूप अवनी ग्रुप के हेड ऑफिस की 20वीं मंजिल के शीशे पर आग की तरह बरस रही थी, जहां सबसे बड़े कॉन्फ्रेंस रूम में एसी की ठंडक थी। दीवार घड़ी में दोपहर के 12 बज रहे थे, लेकिन मीटिंग खत्म होने के कोई आसार नहीं थे। विक्रम मल्होत्रा टेबल के शीर्ष पर बैठे थे। उनकी नजरें सामने लगी बड़ी एलईडी स्क्रीन पर जमी थी, जहां आनंद शिखर रिजॉर्ट का मास्टर प्लान प्रदर्शित हो रहा था। निवेश के आंकड़े स्पष्ट थे। आंतरिक सड़कें, लैंडस्केप लेक, हाई राइज होटल और विला एक दूसरे से सटे हुए, सब कुछ एकदम सही और मुनाफे वाला लग रहा था, सिवाय एक छोटे से विवरण के। नक्शे के बाईं ओर एक हरे रंग का चौकोर हिस्सा, जिस पर लाल बॉर्डर था। पहले वहां बाल सामुदायिक केंद्र हटाने के लिए प्रस्तावित लिखा था। अब उस नक्शे पर उस जगह का स्टेटस बदलकर यथास्थिति बनाए रखें निर्णय लंबित कर दिया गया था। कमरे में मौजूद किसी भी व्यक्ति ने उस जमीन का जिक्र नहीं किया। सब जानबूझकर उसे नजरअंदाज कर रहे थे। अमित वर्मा खड़े होकर प्रेजेंटेशन दे रहे थे। आवाज साफ और आत्मविश्वास से भरी थी, जैसा कि रिपोर्ट में भेजा गया है। सर, चरण 1 की निकासी योजना अभी भी उस 32 वर्ग मीटर के भूखंड पर अटकी है जो मुख्य मार्ग के पास है। अगर इस हफ्ते इसे नहीं सुलझाया गया तो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम कम से कम 45 दिन पीछे चला जाएगा। ठेकेदारों ने समय सीमा तय करने की मांग की है। विक्रम ने टेबल पर हाथ रखा। उंगलियां धीरे धीरे थपथपा रही थीं। मैं समझ गया। तो क्या हम शुरुआती योजना के अनुसार आगे बढ़ें? अमित ने थोड़ी बेसब्री से पूछा। विक्रम ने स्क्रीन की ओर देखा और फिर कमरे में चारों ओर नजर घुमाई, जहां फाइनेंस, लीगल और टेक्निकल हेड उनके फैसले का इंतजार कर रहे थे। सब तैयार थे। नहीं, उन्होंने संक्षेप में कहा। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। नहीं, अमित ने दोहराया, जैसे अपने कानों पर विश्वास ना हो रहा हो। क्या आपका मतलब है कि हम इसे रोक रहे हैं? हां, उस भूखंड को हटाने की योजना को फिलहाल रोक दिया जाए। मैं एक स्वतंत्र मूल्यांकन समिति बनाना चाहता हूं जो अंतिम निर्णय लेने से पहले उस मौजूदा ढांचे के सामुदायिक महत्व का आकलन करे। कमरे में हल्की फुसफुसाहट शुरू हो गई। फाइनेंस डायरेक्टर ने माथा सिकोड़ा। विक्रम सर, आपने ही कहा था कि समय सीमा इस प्रोजेक्ट की जान है। अब अगर हम इसे टालते हैं तो लागत बहुत बढ़ जाएगी। मैं भूला नहीं हूं, विक्रम ने शांत भाव से उत्तर दिया। लेकिन मैं इस कंपनी की सामाजिक जिम्मेदारी को भी नहीं भूला हूं। हम विकास कर रहे हैं, मिटा नहीं रहे हैं। अमित बीच में बोल पड़े। विक्रम सर, मैं समझता हूं कि आपको उन बच्चों से हमदर्दी है, लेकिन हम एक बिजनेस चला रहे हैं, कोई एनजीओ नहीं। अगर आप हिचकिचाएंगे तो मुझे डर है कि शेयरधारकों की नजर में कंपनी की साख गिर जाएगी। विक्रम ने सीधे अमित की आंखों में देखा। साख कितनी जमीन समतल की है इससे नहीं बनती अमित। साख इस बात से बनती है कि हम सही समय पर रुकना जानते हैं या नहीं, खासकर तब जब हम किसी कीमती चीज को कुचलने जा रहे हों। कमरा फिर से शांत हो गया। कुछ लोगों ने पानी पिया, कुछ ने फाइलें पलटी, लेकिन किसी ने खुलकर विरोध नहीं किया। अमित चुप थे, लेकिन उनकी नजरें बदल गई थीं। अब उनमें सिर्फ हैरानी नहीं थी, बल्कि शक और चुनौती भी थी। मीटिंग बिना किसी अंतिम फैसले के खत्म हो गई। अमित सबसे पहले कमरे से निकले, तेज कदमों से, फोन कान पर लगाए हुए। विक्रम वहीं रुके रहे। वो खिड़की के पास गए और हल्के नीले आसमान को देखने लगे। नीचे शहर का शोर जारी था। किसी को नहीं पता था कि महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव का एक छोटा सा टुकड़ा अरबों के प्रोजेक्ट को रोके हुए था। उनकी जेब में फोन वाइब्रेट हुआ। एक अनजान नंबर था। उन्होंने झिझकते हुए फोन उठाया। हाँ, मैं हूं। कौन बोल रहा है? मैं अन्या, आनंदपुर से। विक्रम का दिल बैठ गया। वो पीछे हटकर कुर्सी पर बैठ गए। फोन को कसकर पकड़ लिया। बेटा, इस वक्त कॉल? सब ठीक तो है? जी नहीं, सब ठीक नहीं है अंकल। क्या हुआ? विक्रम की आवाज में चिंता थी। सुनीता मैम आज क्लास में बेहोश हो गई। हम उन्हें जिले के अस्पताल ले आए हैं। डॉक्टर ने कहा कि उनका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया है, क्योंकि वो पिछले कुछ दिनों से बहुत चिंता कर रही थी और सोई नहीं थी।
विक्रम स्तब्ध रह गए। गले में जैसे कुछ अटक गया हो। अभी उन्हें होश आ गया है, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें आराम की जरूरत है। कोई तनाव नहीं होना चाहिए। अंकल, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। वो बस यही चिंता कर रही हैं कि हमारा सामुदायिक केंद्र छीन जाएगा, हमें कहीं और भेज दिया जाएगा। मैं उन्हें बताना चाहती थी कि आप मदद करेंगे, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई, इसलिए मैंने आपको कॉल किया। दूसरी तरफ आन्या की आवाज बिखरने लगी थी। विक्रम ने आंखें बंद कर ली और कुर्सी से पीठ टिका दी। आन्या, मेरी बात सुनो, उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा। मैं सब संभाल लूंगा। मैं ये वादा नहीं करता कि सब कुछ वैसा ही रहेगा जैसा अभी है, लेकिन मैं ये वादा करता हूं कि मैं वो जगह बचा लूंगा जहां तुम लोग पढ़ सको, खेल सको और इज्जत से बड़े हो सको। सच में अंकल? आन्या ने सांस रोककर पूछा। सच में, लेकिन तुम्हें सुनीता मैम से कहना होगा कि वे अब चिंता ना करें। उन्हें ठीक होना होगा, क्योंकि तुम सबको उनकी जरूरत है। आन्या कुछ पल चुप रही, फिर बोली, जी मैं कह दूंगी। थैंक यू अंकल, बहुत बहुत थैंक यू। कॉल कट गई, लेकिन विक्रम काफी देर तक फोन हाथ में लिए बैठे रहे। टेबल पर स्क्रीन की रोशनी अभी भी जल रही थी। मास्टर प्लान की लकीरें अभी भी ठंडी और बेजान लग रही थीं, लेकिन उनके दिमाग में अस्पताल के बिस्तर की तस्वीर थी। वो बुजुर्ग शिक्षिका और वो छोटी बच्ची जिसने सिर्फ दूसरों की उम्मीद बनाए रखने के लिए कॉल किया था। उस शाम उन्होंने आर्किटेक्ट टीम के साथ एक आपातकालीन बैठक बुलाई। विषय था इको टूरिज्म रिजॉर्ट के भीतर सामुदायिक केंद्र को एकीकृत करने का डिजाइन प्रस्ताव। ये एक गुप्त बैठक थी, कोई प्रेस नहीं, कोई शेयर धारक नहीं, बस वो लोग जो एक ऐसी कहानी सुनने को तैयार थे जो किसी प्रेजेंटेशन स्लाइड में नहीं थी। हम मास्टर प्लान को दोबारा बनाएंगे, समय सीमा वही रहेगी, लेकिन हम अपनी फिलॉसफी बदलेंगे। हम समतल नहीं करेंगे, हम जोड़ेंगे। हम मिटाएंगे नहीं, हम अपग्रेड करेंगे। विक्रम ने स्क्रीन की ओर इशारा किया। आनंदपुर का यह हिस्सा पूरे प्रोजेक्ट का मानवीय चेहरा होगा। एक युवा आर्किटेक्ट ने पूछा, आपका मतलब है कि हम पुराने सामुदायिक केंद्र को वैसे ही रखेंगे? सिर्फ रखेंगे नहीं, बल्कि उसे सुधारेंगे। उसे एक ओपन कम्युनिटी सेंटर बनाएंगे, जहां बच्चों के लिए जगह हो, लाइब्रेरी हो, स्कूल क्लास हो। उसे प्राकृतिक परिदृश्य के साथ मिलाएंगे। पीछे का छोटा तालाब रखेंगे और इसे रिसॉर्ट के प्रवेश द्वार पर ही रखेंगे, इस जमीन के लिए एक सम्मानजनक स्वागत की तरह। कुछ सेकंड तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर एक अकेली ताली की आवाज आई, जो धीरे धीरे पूरे कमरे की तालियों में बदल गई। ये किसी असंभव सपने के लिए नहीं थी, बल्कि सच्चाई के लिए थी कि बॉस के अंदर अभी भी एक दिल धड़कता है। उस दिन नया नक्शा बनना शुरू हुआ और एक नई कहानी की शुरुआत हुई, जहां बिजनेस ने इंसानियत को खत्म नहीं किया, बल्कि उसकी साथ चलना स्वीकार किया। एक हफ्ते बाद आनंद शिखर रिजॉर्ट की संशोधित योजना की रिपोर्ट आधिकारिक तौर पर बोर्ड को भेजी गई। नए नक्शे रंगीन और स्पष्ट थे, जिन्हें महंगी लेदर बाइंडिंग में रखा गया था। नक्शे पर आनंदपुर सामुदायिक केंद्र की जमीन को हरे रंग में घेरा गया था और बगल में लिखा था, सामुदायिक केंद्र, स्थानीय संस्कृति संरक्षण और सामाजिक गतिविधियां। उस सुबह मीटिंग रूम में ज्यादा भीड़ नहीं थी, सिर्फ मुख्य लोग थे। मैनेजिंग डायरेक्टर विक्रम मल्होत्रा, सीईओ अमित वर्मा, मुख्य आर्किटेक्ट, लीगल और फाइनेंस के प्रतिनिधि। शुरुआत में माहौल शांत था, लेकिन जैसे ही विक्रम ने संशोधित योजना को मंजूरी देते हुए सिर हिलाया, तनाव एक लहर की तरह फैल गया। सबसे पहले बोलने वाला अमित ही था। विक्रम सर, सच पूछिए तो क्या ये आपका अंतिम फैसला है? क्योंकि अगर ऐसा है तो मुझे चेतावनी देनी होगी कि हांगकांग वाले बड़े शेयरधारक इससे खुश नहीं होंगे। उन्होंने मुनाफे के लिए निवेश किया है, ना कि जिसे आप सामुदायिक मूल्य कहते हैं उसके लिए। मैं ये समझता हूं, विक्रम ने फाइल से नजर हटाए बिना जवाब दिया। लेकिन उन्होंने एक ऐसी कंपनी में निवेश किया है जिसके पास दीर्घकालिक दृष्टिकोण है, और ये उसी दृष्टिकोण का हिस्सा है। असलियत ये है, अमित ने जोर देते हुए कहा, कि वो जमीन का टुकड़ा अंदरूनी रास्तों को मुख्य कमर्शियल एरिया से जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण है। अगर हम उसे रखते हैं तो डिजाइन और निर्माण लागत कम से कम 12% बढ़ जाएगी और मुनाफा साफ तौर पर कम हो जाएगा।
कोई भी मुनाफा किसी समुदाय की यादों और भरोसे के बदले छोड़ने लायक नहीं होता। विक्रम ने सिर उठाया। उनकी नजरें गंभीर थीं। और मुझे विश्वास है कि शेयरधारक इसे समझ सकते हैं अगर हम उन्हें सही तरीके से समझाएं। कमरे का माहौल भारी हो गया। बाकी लोग चुप थे। कोई भी दो शीर्ष अधिकारियों की बहस के बीच नहीं आना चाहता था। अमित ने एक फीकी हंसी हंसी। समझाएंगे? आपको लगता है कि जो लोग लाखों डॉलर लगा रहे हैं वे आपकी बच्चों और पुरानी टिन की छत वाली भावुक कहानी सुनने के लिए धैर्य रखेंगे? विक्रम ने कोई जवाब नहीं दिया, बस फाइल बंद कर दी। मुझे लगता है कि वे सुनेंगे अगर सुनाने वाले के पास साख और हिम्मत हो, और वो मैं करूंगा। मीटिंग बिना किसी और खुले विरोध के खत्म हो गई, लेकिन जब विक्रम कमरे से बाहर निकले तो वे जानते थे कि उन्होंने एक चिंगारी जला दी है जो धीरे धीरे आग बनेगी। बच्चों की तरफ से नहीं, बल्कि उन सूट बूट वाले लोगों की तरफ से जो चमचमाते जूतों में चलते हैं और कीबोर्ड के पीछे बैठकर करोड़ों का खेल खेलते हैं। उसी शाम अमित ने एक निजी मुलाकात तय की जो उनके आधिकारिक शेड्यूल में नहीं थी। जगह थी नरीमन पॉइंट की एक ऊंची इमारत की 7वीं मंजिल पर बना कैफे। वहां 2 अजनबी चेहरे मौजूद थे। एक अधेड़ उम्र का आदमी जिसने सफेद शर्ट पहनी थी लेकिन कोई टाई नहीं। उसकी आंखें तेज थीं और हाथ में सोने की अंगूठी बता रही थी कि उसका रुतबा छोटा नहीं है। दूसरी एक युवा महिला थी, शायद सेक्रेटरी, जो अपने टैबलेट से चिपकी थी। अमित सर, मैंने रिपोर्ट पढ़ ली है, उस आदमी ने कहा। सीधी बात करते हैं। हम एक भावुक फैसले की वजह से पूरी प्रॉफिट स्ट्रैटेजी को बर्बाद नहीं होने दे सकते। मैं सच कहूं, अगर बोर्ड ने कुछ नहीं किया तो निवेशक किसी भी वक्त पैसा निकाल सकते हैं। अमित ने कॉफी का एक घूंट लिया और धीरे से सांस छोड़ी। मैं जानता हूं, लेकिन विक्रम जिद्दी हैं। एक बार जो ठान लेते हैं उन्हें हिलाना मुश्किल होता है। उन्हें बदलने का एक ही तरीका है कि शेयरधारकों की नजर में उनकी इमेज खराब की जाए। आपका क्या मतलब है? शक पैदा करना, इस बात को हाईलाइट करना कि उन्होंने निजी भावनाओं की वजह से प्लान बदला है। शायद स्थानीय ग्रुप्स के साथ उनके कुछ संबंध हैं। अगर जरूरत पड़ी तो ये अफवाह फैलाना कि वो इस प्रोजेक्ट का इस्तेमाल राजनीति में जाने के लिए, अपनी इमेज चमकाने के लिए कर रहे हैं। आदमी ने भौहें चढ़ाई और धीरे से सिर हिलाया। पुराना पैंतरा है, लेकिन कारगर है। अभी और भी है, अमित ने आगे कहा। उसकी आवाज ठंडी हो गई। हम देरी को लेकर एक गुमनाम शिकायत दर्ज करवाएंगे और मांग करेंगे कि शेयरधारकों की आपातकालीन बैठक बुलाई जाए। अगर 2 हफ्ते के अंदर विक्रम सर कोई तार्किक स्पष्टीकरण नहीं दे पाए तो उनकी एमडी की कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। वो आदमी हल्का सा मुस्कुराया। लगता है तुमने पूरी तैयारी कर ली है, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर उन्हें नहीं रोका गया तो ये जगह अवनी ग्रुप नहीं बल्कि एक चैरिटी ट्रस्ट बन जाएगी। तीनों ने कॉफी के कप टकराए। शाम की डूबती रोशनी खिड़की से आ रही थी और उनकी ठंडी साजिशों पर एक पीली परत चढ़ा रही थी। अगले दिन एक प्रतिष्ठित वित्तीय फोरम पर एक गुमनाम लेख छपा। शीर्षक था व्यापार या धर्मार्थ संस्था, आनंद शिखर प्रोजेक्ट और मुनाफे के समझौते की कहानी। लेख तेजी से वायरल हो गया। कमेंट्स की बाढ़ आ गई। कुछ लोगों का सामुदायिक केंद्र को बचाने के फैसले की तारीफ की, लेकिन ज्यादातर ने विक्रम के व्यक्तिगत इरादों पर सवाल उठाए। उसी समय बड़े शेयरधारकों को गुमनाम ईमेल भेजे गए, जिनमें देरी की वजह से होने वाले नुकसान के दस्तावेज अटैच थे। भाषा तीखी थी और आरोप लगाया गया था कि कंपनी का नेतृत्व शेयरधारकों के हितों की जगह भावनात्मक हितों को प्राथमिकता दे रहा है। अवनी ग्रुप का पीआर विभाग बौखला गया। एक ही सुबह में मीडिया संकट खड़ा हो गया था। आंतरिक बैठकें लगातार चल रही थीं। कोई कुछ पक्का नहीं कह पा रहा था, लेकिन सबसे बड़ा खतरा था बाजार की चिंता। बाजार को लग रहा था कि विकास बरनाला को अवनी छोड़ने का और पाए पैसे का लॉस है। जानते थे कि निशाना विक्रम मल्होत्रा थे। विक्रम हैरान नहीं थे, लेकिन उनका मन भारी था। उन्हें अपनी कुर्सी जाने का डर नहीं था। उन्हें चिंता इस बात की थी कि अगर वो इस वक्त हार गए तो उन मूल्यों की रक्षा कौन करेगा जिन्हें वो बचाने की कोशिश कर रहे थे। एक रात दिन भर की मीटिंग्स और बचाव के बाद वो अपने ऑफिस में अकेले बैठे थे। डेस्क लैंप चल रहा था और नई डिजाइन अभी भी टेबल पर फैले थे। फोन फिर वाइब्रेट हुआ। आन्या का मैसेज था। अंकल, हमने अभी अभी सामुदायिक केंद्र के बाहर नया बोर्ड लगाया है।
हमने लिखा है ये जगह अभी भी हमारी है, क्योंकि आपने हमें नहीं छोड़ा। आप अपना ध्यान रखिएगा। विक्रम ने फोन को काफी देर तक पकड़े रखा। उनकी आंखें धुंधली हो गई थीं। शायद डेस्क लैम्प की रोशनी से, या शायद दिल की गहराई में दबी किसी भावना के बाहर आने से। भले ही सामने तूफान खड़ा था, लेकिन वो जानते थे कि वो पीछे नहीं हट सकते। पद के लिए नहीं, नाम के लिए नहीं, बल्कि उन छोटे इंसानों के लिए जिन्होंने उन पर भरोसा किया था। और वो भरोसा इतना कीमती था कि उसके लिए आखिरी दम तक लड़ा जा सकता था। शनिवार की सुबह अवनी ग्रुप की बिल्डिंग मुख्य हॉल से लेकर कॉन्फ्रेंस फ्लोर तक रोशनी से जगमगा रही थी। शेयरधारकों की आपातकालीन बैठक की घोषणा जल्दबाजी में की गई थी, लेकिन फिर भी सभी महत्वपूर्ण लोग इकट्ठा हो गए थे। देश विदेश के बड़े निवेशक, शीर्ष प्रबंधन, कानूनी प्रतिनिधि, बिजनेस जर्नलिस्ट और मुंबई की रियल एस्टेट जगत के कुछ जाने माने चेहरे। विक्रम मल्होत्रा कांच की दीवार के पास अकेले खड़े थे, नीचे बहते ट्रैफिक को देख रहे थे। टाई ठीक थी, शर्ट इस्त्री की हुई थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि उनके भीतर तूफान चल रहा था। वो सवालों से नहीं डरते थे, उन्होंने पूरी तैयारी की थी। लेकिन वो जानते थे कि कई सालों में पहली बार उन्हें किसी ऐसी चीज का बचाव करना था जिसका सीधा संबंध मुनाफे से नहीं बल्कि नैतिकता से था। 11:15 बजे वो हॉल में दाखिल हुए। फुसफुसाहट बंद हो गई। सारी रोशनी बीच में रखे पोडियम पर केंद्रित थी, जहां सफेद बैकग्राउंड पर अवनी ग्रुप का लोगो चमक रहा था। उनके सामने सफेद मेजपोश वाली लंबी कतारों में लोग बैठे थे। सबके हाथ में नई संशोधित रिपोर्ट थी। प्रोग्राम मॉडरेटर, एक युवा कर्मचारी, ने स्पष्ट आवाज में बैठक शुरू की। अब हम मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर विक्रम मल्होत्रा को आमंत्रित करते हैं कि वे आनंद शिखर रिजॉर्ट की योजना में बदलाव और समय सीमा पर पड़ने वाले प्रभावों के कारणों को प्रस्तुत करें। विक्रम पोडियम पर आए। उनके हाथ में कोई कागज नहीं था। उनकी आवाज गहरी और धीमी थी, लेकिन गूंज रही थी। आदरणीय शेयरधारकों, मैं जानता हूं कि आप आज यहां एक खास वजह से मौजूद हैं। हम प्रोजेक्ट के विकास की योजना में एक अप्रत्याशित बदलाव का सामना कर रहे है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप मुझे आंकड़ों से शुरुआत करने के बजाय एक छोटी सी कहानी सुनाने की अनुमति दें। 3 हफ्ते पहले मैं आनंदपुर नाम की एक छोटी सी जगह पे भारी बारिश में फंस गया था। वहां के 3 स्थानीय बच्चों ने, जो मुझे जानते भी नहीं थे, बिना कुछ मांगे मेरी कार को कीचड़ से बाहर निकाला। उसके बाद मैं उस पुराने सामुदायिक केंद्र में गया जहां वे अपना वक्त बिताते हैं, और मैंने वहां एक ऐसी चीज देखी जो हमारे मास्टर प्लान में नहीं दिखाई गई थी, और वो है इंसानियत। उन्होंने कुछ सेकंड के लिए चुप्पी साधी। हॉल में अजीब सा सन्नाटा छा गया। मैंने उस सामुदायिक केंद्र को बचाने का फैसला सिर्फ भावना में बहकर नहीं लिया, बल्कि इसलिए लिया क्योंकि ये हमारे लिए एक अवसर है कि अवनी ग्रुप विकास की एक नई पीढ़ी का प्रतीक बने, जो अधिक मानवीय और टिकाऊ हो। क्योंकि विकास का अर्थ तभी है जब हम किसी को पीछे ना छोड़ें। कुछ शेयरधारकों ने एक दूसरे की तरफ देखा। पैसिफिक फंड की प्रतिनिधि महिला ने धीरे से सिर हिलाया, जबकि सिंगापुर के पुराने निवेशक मिस्टर लिम आगे की ओर झुक गए। लेकिन अमित वर्मा विक्रम की चुप होते ही खड़े हो गए। माफ कीजिएगा, लेकिन मुझे विरोध करना पड़ेगा, अमित ने जोर से कहा। विक्रम सर, आप धारणाओं को मिला रहे हैं। व्यक्तिगत दयालुता कब से दीर्घकालिक निवेश रणनीति को तोड़ने का कारण बन गई। किसी भी तरह की देरी से लागत बढ़ेगी, जिसका सीधा असर शेयरधारकों के मुनाफे पर पड़ेगा। विक्रम ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उन्होंने तकनीकी टीम को इशारा किया कि पीछे लगी बड़ी स्क्रीन चालू करे। स्क्रीन पर तस्वीरों की एक श्रृंखला दिखाई देने लगी। ये रिजॉर्ट के भीतर एकीकृत नए सामुदायिक केंद्र का डिजाइन था। साथ ही आर्किटेक्ट्स के एक स्वतंत्र समूह का विश्लेषण भी था। कृपया ध्यान से देखिए। इस योजना के साथ सामुदायिक केंद्र को बरकरार रखा गया है और इसे रिजॉर्ट के लैंडस्केप और सुविधाओं के साथ खूबसूरती से जोड़ा गया है। पूर्वानुमान बताते हैं कि इस फैसले से आनंद शिखर की ब्रांड वैल्यू और मीडिया में सकारात्मक चर्चा पहले 2 तिमाहियों में कम से कम 28% बढ़ जाएगी। विक्रम फिर मुड़े। उनकी आवाज साफ थी। मैं फैसले लेने के लिए भावनाओं का इस्तेमाल नहीं करता, मैं रणनीति का इस्तेमाल करता हूं। दयालुता के जरिए ब्रांड बनाने की रणनीति। हॉल के पीछे से हल्की तालियों की आवाज आई।
जापानी निवेशक प्रतिनिधि खड़े हुए और बोले, हमने नेतृत्व की दृष्टि पर भरोसा करके निवेश किया था। अगर एक छोटी सी सांस्कृतिक जगह इतना टिकाऊ मूल्य ला सकती है तो हम इसका समर्थन करते हैं। कुछ और लोगों ने भी सिर हिलाना शुरू कर दिया। माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। अमित ने अभी भी हार नहीं मानी। मैं मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए फिर से विश्वास मत का प्रस्ताव रखता हूं। अभी जो फैसला लिया गया है उसे बोर्ड ने मंजूरी नहीं दी थी। मॉडरेटर ने विक्रम की ओर देखा। विक्रम ने मना नहीं किया। मैं सहमत हूं। अगर आप लोगों को लगता है कि मैं अब सक्षम नहीं हूं तो मैं कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन वोटिंग से पहले कृपया एक और बात सुन लीजिए। उन्होंने इशारे से कमरे के आखिरी दरवाजे को खोलने को कहा। एक महिला अंदर आई। वो सुनीता देवी थी। चेहरा कमजोर था लेकिन आंखों में चमक थी। उनके साथ आन्या, कबीर और रोहन थे। तीनों साफ सफेद शर्ट पहने थोड़े सहमे हुए लेकिन गंभीर खड़े थे। मैं उन लोगों को आमंत्रित कर रहा हूं जो आज हमारे फैसले से सीधे प्रभावित होंगे, विक्रम ने कहा। अगर आप हर पहलू को समझना चाहते हैं तो कृपया उन्हें अपनी बात कहने दें। पूरा हॉल सन्न रह गया। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि विक्रम जीवित गवाहों को ले आएंगे। सुनीता देवी आगे बढ़ी। उनके हाथ थोड़े कांप रहे थे, गला रुंधा हुआ था। मैं यहां भीख मांगने नहीं आई हूं। मैं बस शुक्रिया अदा करना चाहती हूं कि जिंदगी में एक बार हम जैसे लोगों को, शिक्षकों को, किसानों और बच्चों को किसी ने बाधा समझने के बजाय योजना का हिस्सा समझा। आन्या ने अपनी जेब से एक छोटी ड्राइंग निकाली और ऊपर उठाई। मैंने नए सामुदायिक केंद्र की ड्राइंग बनाई है। मैंने कल्पना की है कि ठीक होने के बाद ये कैसा दिखेगा। अगर आप अंकल आंटी चाहें तो मैं ये ड्राइंग आपको गिफ्ट कर सकती हूं, ताकि आप देख सकें कि वो जगह सिर्फ हमारे खेलने की जगह नहीं है, बल्कि वो जगह है जहां हम अच्छे इंसान बनकर बड़े होते हैं। पूरा हॉल शांत हो गया। किसी ने कुछ नहीं कहा। तभी एक बड़े शेयरधारक मिस्टर खन्ना, जो अक्सर कम बोलते थे, वो खड़े हुए। उन्होंने याद दिलाया कि अभी तक सबने ये देखा है कि कचरा कितना है, लेकिन ये नहीं सोचा कि इससे कितना फायदा हो सकता है। उन्होंने समझाया कि कचरा फिर से काम में लाया जा सकता है और इसी कचरे की खाद बनाकर बाजार में बेची जा सकती है। एक बात और, उन्होंने कहा, अगर आप चाहें तो इसी कचरे की खाद बनाकर आप अपने बागीचे में लगा सकते हैं, ताकि आप हरी भरी खेल के मैदान देख सकें। दोबारा सन्नाटा छा गया। सब एक दूसरे को देखने लगे। तभी एक आदमी ने कहा, कचरा फेंकने की पुरानी जगह साफ करके नया मैदान बनाने के लिए तैयार हूं। एक युवा ने कहा, मैं भी तैयार हूं। मैं अपने आप को गड्ढे करने का अभ्यास करता हूं। धीरे धीरे सबने हां कहा। उनमें एकता जाग उठी। सबको लगा कि वो भी इस योजना का हिस्सा है। उन्हें ये लगा कि बाधाओं को सामने रखने से पहले ये देखना चाहिए कि उनमें क्या क्षमता है। बोलते थे, अचानक खड़े हो गए। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि अवनी ग्रुप ऐसे फैसले ले। मैं सामुदायिक केंद्र को रखने का समर्थन करता हूं और मुझे विक्रम पर पूरा भरोसा है। और भी हाथ ऊपर उठने लगे और फिर धीरे धीरे पूरा कमरा समर्थन में आ गया। जल्दी से वोटिंग आयोजित की गई। अंतिम परिणाम, 86% शेयरधारक नई योजना के पक्ष में थे और 91% ने विक्रम को मैनेजिंग डायरेक्टर पद पर बनाए रखने के लिए वोट दिया। विक्रम ने सिर झुकाकर धन्यवाद दिया। मंच की रोशनी से उनके माथे पर पसीना चमक रहा था, लेकिन उनकी आंखों में सुकून था। नीचे आन्या ने धीरे से सुनीता मैम का हाथ दबाया। रोहन शर्माते हुए मुस्कुराया और कबीर फुसफुसाया, विक्रम अंकल जीत गए। उस हॉल में किसी को नहीं पता था कि वो दिन अवनी ग्रुप के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में याद किया जाएगा, जहां पहली बार ठंडी गणनाओं पर दयालुता की जीत हुई थी और विकास ने इंसानियत का रूप ले लिया था। गर्मियों की शुरुआत थी। आनंदपुर के खेतों में धूप सोने की तरह बिछी थी। धान की बालियां पकने लगी थीं। हवा के झोंकों से खेत हरे समुद्र की लहरों जैसे लग रहे थे। आसमान बिल्कुल साफ था। कभी कभी सफेद बादलों के टुकड़े तैरते हुए पानी से भरे नहरों में अपनी परछाई छोड़ जाते थे। इस खूबसूरत नजारे के बीच सामुदायिक केंद्र से हंसी मजाक की आवाजें आ रही थीं, जो अब एक नया रूप ले चुका था। महीनों की मरम्मत के बाद आनंदपुर बाल सामुदायिक केंद्र तैयार था
पुरानी टिन की जगह अब लाल खपरेल की छत थी। दीवारों पर हल्का पीला रंग किया गया था, जिन पर बच्चों द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स लगी थीं, जिन्हें शीशे में मढ़वाकर करीने से टांगा गया था। सामने की आंगन में ईंटें बिछाई गई थीं और बाड़ के किनारे 10 बजिया के रंग बिरंगे फूल खिले थे। कोने में इमली के बड़े पेड़ के नीचे पत्थर की बेंचें लगा दी गई थीं, जहां बच्चे छांव में बैठकर किताबें पढ़ सकते थे या खेल सकते थे। उद्घाटन के दिन पूरा गांव उमड़ पड़ा था। बच्चे साफ सुथरी यूनिफॉर्म में थे, हाथों में गुब्बारे और कागज के झंडे थे। बड़े बुजुर्ग पारंपरिक कपड़े पहने आए थे। कुछ लोग तो कई किलोमीटर पैदल चलकर भी पहुंचे थे। विक्रम मल्होत्रा अपनी टीम के साथ जल्दी पहुंच गए थे, लेकिन आज उन्होंने अपना रश्मि सूट नहीं पहना था। वो सिर्फ सफेद शर्ट पहने थे। हाथ में एक छोटा बैग था जिसमें कुछ कागज और उनकी डायरी थी। विक्रम अंकल आ गए, कबीर ने सबसे पहले चिल्लाकर कहा और दौड़कर उनका हाथ पकड़ने गया। अंकल, आज हम परफॉर्मेंस भी देंगे। अच्छा, क्या मैं रिहर्सल देख सकता हूं? विक्रम ने हंसते हुए पूछा। उनकी आंखों में उत्साह था। नहीं नहीं, आन्या दौड़कर बीच में आ गई। ये सरप्राइज है, आप बस पहली लाइन में बैठिए, जब हम करेंगे तो आप देख लीजिएगा। विक्रम हंस पड़े। बहुत समय बाद मुझे लग रहा है कि कोई मेरा इस तरह इंतजार कर रहा है, एक मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर नहीं, बल्कि परिवार के सदस्य की तरह। छोटा मंच लकड़ी से बना था, जिस पर लाल कपड़ा बिछा था। पीछे बैनर लगा था, आनंदपुर बाल सामुदायिक केंद्र का उद्घाटन समारोह, जहां सपने पलते हैं। सुनीता देवी भाषण देने आई। उनकी आवाज थोड़ी कांप रही थी, लेकिन गर्व से भरी थी। 1 साल पहले हम में से किसी ने नहीं सोचा था कि ये जगह फिर से जी उठेगी। दीवारें दरक गई थीं, छत टपकती थी, बच्चों के पढ़ने के लिए रोशनी भी नहीं थी। लेकिन आज सब बदल गया है। बदलाव एक अजनबी से शुरू हुआ, बारिश में एक मुलाकात से, और उस दिन से हमने अच्छाई पर, सही काम पर फिर से भरोसा करना शुरू किया। तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। विक्रम ने सिर झुका लिया, विनम्रता से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उनका गला भर आया था। उन्हें याद आया जब वो पहली बार यहां वापस आए थे, जब आन्या ने डरते हुए पूछा था कि क्या उन्हें भूख लगी है, जब रोहन ने वो मासूम ड्राइंग दी थी। उन 3 बच्चों ने उन्हें किसी भी बिजनेस सेमिनार से ज्यादा सिखाया था। कार्यक्रम आगे बढ़ा। आन्या ने लोकगीत पर डांस किया। वो छोटी बच्ची अब आत्मविश्वास से भरी थी। कबीर ने एक छोटे नाटक में विदूषक का रोल किया, जो इतना मजेदार था कि सब हंस हंसकर लोटपोट हो गए। रोहन हमेशा की तरह कम बोला, लेकिन वो बैक स्टेज का पूरा काम संभाल रहा था। पूरे कार्यक्रम का बैकग्राउंड उसी ने पेंट किया था, जिसमें भविष्य का सामुदायिक केंद्र दिखाया गया था। कार्यक्रम के सब लोग अंदर देखने गए। नई लाइब्रेरी एकदम व्यवस्थित थी, जिसमें दानदाताओं द्वारा दी गई सैकड़ों किताबें थी। बच्चों के लिए छोटी मेज कुर्सियां थीं, एक कोना कॉमिक्स के लिए, एक ग्रुप स्टडी के लिए। दूसरी तरफ म्यूजिक और आर्ट का सेक्शन था। कंप्यूटर रूम में 5 पुराने कंप्यूटर थे, जिन्हें ठीक करके लगाया गया था ताकि बच्चे टेक्नोलॉजी सीख सकें। एक 50 साल के आसपास के व्यक्ति, जिनके बाल थोड़े सफेद हो रहे थे, विक्रम के पास आए। मैंने आपका विरोध किया था क्योंकि मुझे लगा था कि उस जमीन को रखने से हमारा प्लान खराब हो जाएगा, लेकिन अब मैं समझ गया हूं कि विकास सिर्फ नक्शों और मुनाफे में नहीं होता। विक्रम ने विनम्रता से कहा, शुक्रिया कि आपने मुझे साबित करने का मौका दिया। हम एक दिन में दुनिया नहीं बदल सकते, लेकिन इस तरह के एक छोटे से गांव से शुरुआत तो कर ही सकते हैं। उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सुना है कि राज्य सरकार इस प्रोजेक्ट को मॉडल मानकर और जगह भी ऐसे केंद्र बनाने पर विचार कर रही है। शायद आपने जो किया है वो सिर्फ आनंदपुर तक सीमित नहीं रहेगा। विक्रम ने सिर हिलाया, लेकिन वो इतना आगे का नहीं सोच रहे थे। वो बस इतना चाहते थे कि कल यहाँ के बच्चों के पास पढ़ने के लिए एक और किताब हो, याद रखने के लिए एक सबक हो, और इज्जत से बड़े होने के लिए एक जगह हो। शाम ढलने लगी, लोग जाने लगे। विक्रम इमली के पेड़ के नीचे बेंच पर थोड़ी देर अकेले बैठे। आन्या एक गिलास नींबू पानी लेकर आई और बिना कुछ कहे उनके बगल में बैठ गई। दोनों ढलती धूप में चमकते सामुदायिक केंद्र को देख रहे थे, जहां अब सिर्फ झिंगुरों की आवाज और दूर कुछ बच्चों की हंसने की आवाज आ रही थी। विक्रम अंकल, आन्या ने धीरे से कहा, अगर किसी दिन हम बड़े होकर पढ़ाई या नौकरी के लिए आनंदपुर छोड़कर चले गए, तब भी हमें ये घर याद रहेगा,
हमें याद रहेगा कि हमारी शुरुआत यहां से हुई थी। विक्रम ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उन्होंने मुस्कुराते हुए बच्ची के कंधे पर हाथ रखा। और एक दिन तुम लोग वापस आओगी, क्योंकि हर किसी को फिर से शुरू करने के लिए एक जगह की जरूरत होती है। कल आनंदपुर का क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन आज ये जगह जी उठी थी, सिर्फ ईंट पत्थर से नहीं बल्कि इंसान, जज्बात और उस भरोसे से जो बारिश में हुई एक मुलाकात से पैदा हुआ था। और विक्रम मल्होत्रा के लिए कीचड़ में शुरू हुआ वो सफर अब उन्हें अपने ही दिल के एक ऐसे हिस्से में ले आया था जहां एक व्यवसाय का दिमाग और एक इंसान का दिल अब आपस में लड़ नहीं रहे थे, बल्कि एक हो गए थे। रात हो चुकी थी। सामुदायिक केंद्र अब नई लाइटों से जगमगा रहा था। ये वो पुरानी पीली मध्यम रोशनी नहीं थी, बल्कि साफ और आंखों को सुकून देने वाली रोशनी थी। एक स्किल क्लास चल रही थी। मुंबई से आई एक वॉलंटियर मिस रिचा बच्चों को बेसिक प्रेजेंटेशन देना सिखा रही थी। हर बच्चा एक छोटा कागज हाथ में लिए थोड़ा डरते हुए लेकिन उत्साह के साथ खड़ा था। मेरा नाम आन्या है। मेरा सपना है कि मैं आर्ट टीचर बनूं और अपने जैसे छोटे बच्चों को सिखाऊं। आन्या ने साफ आवाज में कहा। उसकी आंखें चमक रही थीं। पूरी क्लास ने तालियां बजाईं। सुनीता मैम पीछे बैठकर चुपके से आंसू पोंछ रही थी। कबीर ज्यादा जोश में था। उसने ऐलान किया, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं। मैं सोलर पावर से चलने वाला पानी का पंप बनाऊंगा ताकि हमारे गांव में कभी सूखे की समस्या ना हो। रोहन ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने एक चार्ट दिखाया जिसमें एक इको फ्रेंडली खेल के मैदान का नक्शा था जो बारिश का पानी इकट्ठा करता था। उसने बस इतना कहा, मैं ये बनाना चाहता हूं ताकि भविष्य में बच्चों के पास खेलने की जगह हो और वे कीचड़ में ना गिरें। विक्रम सुनीता मैम के पास बैठे सब देख रहे थे। उनके हाथ में वो काली डायरी थी जिसमें वो पिछले 20 सालों से अपने करियर के अहम पल लिखते आ रहे थे। लेकिन आज उन्होंने बिजनेस स्ट्रैटेजी या शेयर धारकों की मीटिंग के बारे में नहीं लिखा। इसके बजाय उन्होंने एक पुराने पेड़ का चित्र बनाया जिसकी जड़ें जमीन में गहरी थीं, जिसकी छांव घनी थी और जिसकी जड़ों से नए पौधे उग रहे थे। अमित वर्मा को आंतरिक बदलावों के बाद कंपनी में दूसरे विभाग में भेज दिया गया था, जहां ताकत कम थी लेकिन तनाव भी कम था। जाने से पहले उसने विक्रम को एक छोटा मैसेज भेजा था। मैं शुरुआत से आपसे सहमत नहीं था, लेकिन मैं मानता हूं कि आनंदपुर एक ऐसा दांव था जिसका मैंने अंदाजा नहीं लगाया था। आगे के लिए शुभकामनाएं। विक्रम ने जवाब नहीं दिया, लेकिन वो जानते थे कि इंसान का दिल भी मिट्टी जैसा होता है। उसे नरम होने के लिए बारिश की जरूरत होती है और अंकुरित होने के लिए बीज की। और कभी-कभी सिर्फ एक बच्चे का विश्वास ही काफी होता है एक वयस्क को बदलने के लिए। अगले कुछ दिनों में आनंदपुर सामुदायिक केंद्र की खबरें मीडिया में आने लगी। एक प्रतिष्ठित वेबसाइट ने हेडलाइन दी, जब एक बिजनेसमैन ने सिर्फ रिजॉर्ट नहीं बनाया, भरोसे और सामुदायिक पुनर्निर्माण की कहानी। विक्रम की बच्चों के साथ इमली के पेड़ के नीचे बैठी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। लोगों ने कमेंट्स किए, हकीकत में एक परी कथा जैसा। काश हर जगह ऐसे विक्रम अंकल हों। कई बार बस किसी का सुनने के लिए तैयार होना ही काफी होता है। इन तारीफों ने विक्रम को घमंडी नहीं बनाया, बल्कि उन पर उम्मीदों का एक दबाव डाला, एक अच्छा सकारात्मक दबाव जो उन्हें रुकने नहीं देता था। क्योंकि अगर आपने अच्छाई का बीज बोया है तो उसे जंगल बनने तक सहेजने की जिम्मेदारी भी आपकी है। 1 महीने बाद विक्रम फिर से अकेले आनंदपुर आए। कोई काफिला नहीं, कोई पूर्व सूचना नहीं। उनकी पिकअप ट्रक धूल भरी सड़क पर रुकी। वो यहां एक परिवार के सदस्य की तरह आना चाहते थे, बिना शोर शराबे के। आन्या आंगन में झाड़ू लगा रही थी। जब उसने उन्हें देखा, वो चिल्लाई, विक्रम अंकल, हमें लगा आप अब नहीं आएंगे। विक्रम ने हाथ हिलाते हुए हंसकर कहा, मुझे अपना वादा याद है। मैंने कहा था कि जब तुम लोग कुछ अच्छा करोगे तो मैं आऊंगा। आन्या उन्हें अंदर खींच ले गई। मेज पर ड्राइंग पेपर्स का ढेर था। ये आनंदपुर बाल मेला का प्लान था जो बच्चों ने खुद सोचा था। खिलौनों की दुकानें, पारंपरिक खेल, ओपन लाइब्रेरी और चित्रकथा प्रतियोगिता। अंकल देखिए, अन्या ने चमकती आंखों से कहा, हम एक छोटा मेला लगाना चाहते हैं ताकि आसपास के गांव के बच्चे भी आ सकें।
हम उन्हें इस जगह की कहानी सुनाना चाहते हैं। विक्रम का गला भर आया, खुशी से और हैरानी से भी कि उनका बोया बीज इतनी जल्दी फल फूल रहा था और अब दूसरों के लिए बीज बोने को तैयार था। वो बैठ गए और प्लान के हर पन्ने को उतनी ही गंभीरता से देखने लगे जैसे कोई $1 मिलियन का प्रोजेक्ट हो। इसलिए नहीं कि इसमें खर्चा था, बल्कि इसलिए क्योंकि हर शब्द में उन बच्चों की आत्मा थी जिन्होंने पहली बार विश्वास किया था कि उनके सपने सच हो सकते हैं। मैं खाने का इंतजाम करूंगा, उन्होंने पक्के तौर पर कहा। और अगर तुम्हें बैकग्राउंड या पोस्टर चाहिए तो मैं अपनी कंपनी की डिजाइन टीम से कहकर प्रिंट करवा दूंगा। लेकिन याद रखना, मैं ये तरस खाकर नहीं कर रहा, बल्कि इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे विश्वास है कि ये एक गंभीर और अच्छा प्रोजेक्ट है। सब बच्चे हंस पड़े। आन्या ने रोहन के कान में कहा, देखा, मैंने कहा था ना, विक्रम अंकल बॉस से ज्यादा हमारे घर के सदस्य लगते हैं। उस शाम विक्रम इमली के पेड़ के नीचे बैठे बच्चों की बातें सुनते रहे। उनके सपनों के बारे में, किताबों के बारे में, दूध के डब्बों से रोबोट बनाने के बारे में और भविष्य के बारे में। वे बच्चे गांव लौटकर पढ़ाना चाहते थे, स्कूल खोलना चाहते थे। सूरज ढल रहा था और पेड़ की चोटियों पर लालिमा थी, जिससे बच्चों के चेहरे सुनहरे लग रहे थे। विक्रम ने उन्हें देखा और फिर अपनी हथेलियों को देखा। बरसों काम करते करते ये हाथ सख्त हो गए थे, लेकिन अब वे पहले से कहीं ज्यादा महसूस कर पा रहे थे। हर सही फैसला, चाहे वो कितना भी छोटा हो, धारा बदल सकता है। उस रात वो शहर वापस लौट आई। अपनी डायरी में उन्होंने उस अध्याय की आखिरी लाइन लिखी, कुछ प्रोजेक्ट मुनाफा लाते हैं, कुछ प्रोजेक्ट उपलब्धियां लाते हैं, लेकिन आनंदपुर वो जगह है जिसने मुझे दूसरी जिंदगी दी। और कहीं दूर नदी किनारे एक छोटे से गांव में कुछ बच्चे अब भी बीज बो रहे हैं, अपनी पेंटिंग से, अपनी हंसी से और उस दयालुता से जो आगे बढ़ाई जा रही है। क्योंकि कभी-कभी मूसलाधार बारिश में की गई एक अनजान मदद पूरा भविष्य बदल सकती है। समय निकालकर इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो की सामग्री सार्थक लगी हो तो कृपया लाइक बटन दबाने, इसे शेयर करने या नीचे कमेंट बॉक्स में अपने विचार लिखने में संकोच न करें। आपकी हर राय, हर सुझाव और जो भावनाएं आप साझा करते हैं, वो हमारे लिए एक प्रेरणा है, ताकि हम भविष्य में और भी बेहतर वीडियो ला सकें और अपने काम में सुधार कर सकें। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। दोस्तों, आप दुनिया के किस कोने से ये वीडियो देख रहे हैं? कृपया नीचे कमेंट में अपने शहर या राज्य का नाम जरूर लिखें, हमें जानकर बहुत खुशी होगी। आपको विक्रम और उन 3 बच्चों की ये कहानी कैसी लगी? क्या इसने आपके दिल को भी छू लिया? हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहें और आपके जीवन में सुख शांति बनी रहे। दोस्तों, आप सब कहां से हमारी ये कहानी सुन रहे हैं? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आपको ये कहानी कैसी लगी, ये भी हमें बताएं। अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही दिलचस्प कहानी है तो उसे सबके साथ साझा करें, ताकि हम सब उसे सुन सकें। हमारी बस यही दुआ और कामना है कि आप सब जहां भी रहें, हमेशा खुश और सलामत रहें।